हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें शुरू की जाएंगी। अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या, यानी कि डीबीयू। डीबीयू के बारे में जान लीजिए। डीबीयू में 24 घंटे और सातों दिन आप पैसे जमा कर सकेंगे और पैसे निकाल भी सकेंगे। उसके बाद ई केवाईसी किया जाएगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। ये सुविधा सभी खाता धारकों को उपलब्ध की जाएगी जो फिक्स डिपॉजिट भी जमा करवाना चाहें उनके लिए भी। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभों के बारे में भी बताया जाएगा और उसके लाभ ले भी सकेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आवेदन के साथ फास्ट टैग भी इसके अंतर्गत जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान बहुत ही आसानी से इसमें कराया जाएगा। डीबीयू की मदद से खुदरा कारोबारियों को एमएसएमई के छोटे छोटे लोन जो हैं वो जल्दी और पेपरलेस तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे और इसमें वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाएगी। यानी कि फिर से एक वित्तीय समावेशन टाइप का एक महा महायोजन चलेगा, जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो सके ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 75 जिलों में डीबीयू यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की वर्चुअल शुरुआत की है। इसमें अब पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक आसान हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डीबीयू जीवन को आसान बनाने के अभियान में एक बड़ा कदम है। यह विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी, लिखी पढ़ी और झंझटों से मुक्त होगी। इनमें सुविधा और एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा भी होगी। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक डीबीयू की शुरुआत की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 4-4 यूनिटें शुरू की गई हैं और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसको धीरे धीरे पूरे देश में लागू करने की योजना प्रधानमंत्री ने अपनाई है, यानी कि एक विजन रखा हुआ है। इस साल यानी कि जो फरवरी में बजट पेश किया गया था उसमें 75 जिलों में डीबीयू शुरू करने के लिए जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बैंक शाखाओं को कम से कम 100 व्यापारियों को जोड़कर उन्हें पूरी तरह से डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने का शुभारंभ इसमें किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें एक तरफ शशि थरूर हैं और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। शशि थरूर जो ग्रुप 23 है, ग्रुप 23 उसके सदस्य माने जाते हैं, यानी कि जो कांग्रेस में बदलाव चाहते थे, बार बार मुखर होते थे कि अब नेतृत्व बदलने की जरूरत है, उस ग्रुप के हैं। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और एक विश्वसनीय पात्र हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ज़्यादा है और शशि थरूर जो हैं वो खासे लोकप्रिय हैं, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम पर और मध्यम वर्ग लोगों में। अपने बेबाक भाषणों की वजह से शशि थरूर जाने जाते हैं और इसमें 9,000 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे, यानी कि कांग्रेस जो विधायक हैं या जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे। 22 वर्ष बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है और ये दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय समेत पूरे देश में 65 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर इसका इसका चुनाव होगा। यहाँ पर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, वो देख लेते हैं। तथ्य और ताकत, जैसे कि शशि थरूर के बारे में है कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तार्किक, करिश्माई और मुखर हैं, मध्यम वर्ग के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, मंत्री के रूप में भी लंबा अनुभव है। वहीं पर लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे को और लगातार 10 बार चुनाव जीत चुके हैं। गांधी परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, कांग्रेस में अग्रणी दक्षिण भारतीय चेहरा हैं, हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं और शशि थरूर को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। कमजोरी दोनों की बात करें तो सबसे पहले शशि थरूर की पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले G23 समूह का ये हिस्सा रह चुके हैं। गांधी परिवार के समर्थकों का समर्थन मिलने की संभावना बहुत कम है, हिंदी में बहुत अच्छे नहीं हैं, विवादों से पीछा इनका नहीं छूटता है। वहीं अगर हम कमजोरी की बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो वो गुलबर्ग क्षेत्र के बाहर कोई चुनावी आधार इनका नहीं है, करिश्माई नेता के रूप में पहचान नहीं है, पार्टी अध्यक्ष के रूप में वो गांधी
परिवार के नियंत्रण में ही रहेंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी पटरी पर दौड़ी, कम करेगी कार्बन उत्सर्जन। रेलवे के इतिहास में रविवार को उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मालगाड़ी हल्की होने के साथ ही 80 टन अधिक भार ढोने में सक्षम है। इसे बेस्को लिमिटेड, वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। प्रत्येक एल्यूमिनियम रैक सेवा काल में करीबन 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। यह मंत्री ने कहा कि यह देश और आत्मनिर्भर अभियान के लिए गर्व का क्षण है। ये हल्के एल्यूमिनियम रैक रेलवे के लिए एक नवाचार है। ऊर्जा की कम खपत करने के साथ ही यह जंग प्रतिरोधी है। इनकी पूरी तरह से पुनः इस्तेमाल संभव है। 30 वर्षों के बाद भी वे नए जैसे दिखेंगे। ये रैक हमें हमारे जलवायु लक्षणों को प्राप्त करने के लिए सक्षम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें पहली न्यूज है कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर हो रहा है मजबूत। वैश्विक भू राजनीतिक वजहों से रुपए में होने वाली गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अमेरिका में आईएमएफ के कार्यक्रम में रुपए में आ रही गिरावट को लेकर सवाल पर कहा कि किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था की करेंसी की तुलना में डॉलर के मुकाबले रुपए का प्रदर्शन बेहतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई रुपए में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन रुपए के मूल्य को तय करने के लिए आरबीआई बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गत शुक्रवार को $1 का मूल्य 82 रुपए 32 पैसे हो गया। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 10% की गिरावट आई है। मुख्य रूप से अमेरिका में महंगाई रोकने के लिए फेडरल बैंक की तरफ से दरों में बढ़ोतरी से सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था से विदेशी निवेशक निकल रहे हैं, जिसमें डॉलर के मुकाबले सभी अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी में गिरावट आ रही है। भारत में अगले 5 साल में आ सकता है $475 अरब का एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुधारों और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देकर भारत अगले 5 वर्षों में $475 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल कर सकता है। ईवाई व डीआईआई की रिपोर्ट विजन विकसित भारत एमएनसी के लिए अवसर तथा अपेक्षाएं में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 71% बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक विस्तार के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य माना है, जबकि 96% ने कहा है कि वे काफी लंबे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं। एमएनसी ने जीएसटी लागू करने, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देने और कराधान में पारदर्शिता सहित अन्य सुधारों की सराहना की है। इस सर्वे के अनुसार ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3-5 वर्षों में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सुधार और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देकर अगले 5 वर्षों में $475 अरब का एफडीआई पाने का अवसर तैयार कर सकता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में यहाँ पर चिनफिंग का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है कि सैन्य प्रशिक्षण तेज करेंगे, लड़ाकू तैयारियां बढ़ाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को कहा कि उनके नेतृत्व में चीनी सेना रणनीतिक प्रतिरोध की मजबूत प्रणाली विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि हम सैन्य प्रशिक्षण तेज करेंगे और हर स्तर पर लड़ाकू तैयारियों को बढ़ाएंगे ताकि हमारे सशस्त्र बल लड़ें और जीतें। चिनफिंग रविवार को बीजिंग में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्य रिपोर्ट पेश की। 20 लाख सदस्यों वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सर्वोच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग की अगुवाई करने वाले चिनफिंग ने अपनी 63 पन्नों की रिपोर्ट में एक हिस्सा सेना को समर्पित किया। भारत चीन सीमा पर विशेषकर मई 2022 में पूर्वी लद्दाख में टकराव की स्थिति को देखते हुए चिनफिंग की यह घोषणा अहम मानी जा रही है। चलिए, तो ये आज का यानी 17 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।